क्या करना है, राइट करना है। तो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यता पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है उसे अंतर्सूझ होने चाहिए। शायद मैंने लास्ट क्लास में ये करवाया था या नहीं करवाया था? आप घर पे बैठ के देख रहे थे शायद इस क्लास को, तो उस टाइम मैंने करवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी शैक्षिक दर्शन की, समाज एवं समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और उपयुक्त सभी की। तो यानी कि कुल मिलाकर आप देखोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए वही। पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जाती है? आपका जो पाठ्यक्रम है निर्मित किया जाता है, उस पाठ्यक्रम को निर्मित करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने में व्यापक अनुभव है, या पाठ्यक्रम निर्मात्री जो समिति द्वारा जिससे सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों की सम्मिलित किया जाना चाहिए, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण कर्ता समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यहां पर इस सवाल का उत्तर आप देखोगे तो कौन सा मिलेगा आपको कि पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा जिसमें सभी प्रशासक जो है वो और पर्यवेक्षक को सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्योंकि मास्टर का काम नहीं होता है सिलेबस बनाना, मास्टर का काम क्या होता है, उस सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ाना होता है। तो सिलेबस तो समिति बनाएगी, ठीक है। जैसे कि अपने नाम सुना होगा, हमारा जो सिलेबस निर्मित करती है वो कौन सी होती है, एनसीईआरटी है, ये एक एजेंसी है, ठीक है, ये एक एजेंसी है, ये काम पूरा करती है। तो आगे चलो अगला क्वेश्चन, ये भी हमने देख लिया था। प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण का कार्यक्रम और पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा है क्वेश्चन, ये बीच में शॉर्ट है ये। शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा, शैक्षिक एवं छात्रों के द्वारा, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। फिर से सरकारी ऑप्शन आपके बीच में, शिक्षा शास्त्री भी ये कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और उनको पुनः जांचा जाता है, ठीक है, ये किया जाना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक हो या फिर प्रशासक हो, उसी प्रशासकों की कैटेगरी में कुछ शिक्षकों को भी शामिल किया जाता है। फिर शिक्षकों और छात्रों के द्वारा, छात्रों का यहाँ पर रोल बहुत कम होता है, लेकिन 2 ऑप्शन गलत चेप रखे हैं इनमें, ठीक है, 2 ऑप्शन क्या चेप रखे हैं, गलत चेप रखे हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, इस हिसाब से गलत है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखने दो मेरे को, ऐसा तो ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन कहाँ से आए, दोनों के दोनों शिक्षकों और शैक्षिक एवं छात्रों के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। लेकिन इसका उत्तर क्या है अगर ऐसा आ जाए। आपको एक बात और बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन लोगे आप, क्या लोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी आपको क्वेश्चन लेने हैं, उन क्वेश्चनों में अगर उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन आता है तो आपको लगभग वही उत्तर देना होता है। साइकोलॉजी में भी और शिक्षा शास्त्री में अगर देखा जाए, हाँ कौन वहां पे पड़ा है, राहुल से ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा, यह कौन निर्णय लेता है। मान लो किस घंटे में कौन सा काम करना है, ये कौन निर्णय करेगा, स्वयं छात्र करेगा, माता पिता, शिक्षक द्वारा, प्रधान। उत्तर ढंग से सोच के बताना है, मास्टर, प्रधानाचार्य, छात्र या फिर थाला माता पिता। आपको इस घंटे में क्या पढ़ाना है, पिछले घंटे में क्या पढ़ाना है, 3 नंबर या 4 नंबर, अड़िग जवाब देना है, आप बदलना है इसको, उसका उत्तर 4 नंबर पक्की बात है। क्यों इस बात को मैं ठुकरा दूं, तो क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाया करता था उस स्कूल में प्रधानाध्यापक को पता ही नहीं था कौन सा घंटा कब आता है? नहीं, प्रधानाध्यापक का टाइम टेबल बनाने का काम है
नहीं है। प्रधानाध्यापक किसी को नियुक्त करता है, भाई गुरुजी थारो काम है स्कूल को टाइम टेबल बनानो, तापराएंगी परीक्षा लेनी, ये आपके जिम्मे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कौन सा हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा कि शिक्षकों द्वारा क्या किया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है, कौन से घंटे में कौन सा काम करना है। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की समस्तुति करते हैं। जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल का मतलब होता है आपका कौन सा स्कूल है, 12वीं तक, और उससे छोटा स्कूल है, ठीक है, 10वीं तक का स्कूल है, और उसमें शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार को समस्तुति दी जाती है, प्रदान करी जाती है। पाठ्य पुस्तक उपागम को, विषय वस्तु उपागम को, एकीकृत पाठ्यक्रम को, मानकीकृत पाठ्यक्रम को। यानी कि यहाँ पर यह आपका कहा गया है कि स्कूल में जो पाठ्यक्रम लगाया जाता है, कौन सा आपका पाठ्यक्रम लगाया जाता है, ये आपकी प्रणाली चलती है, क्या चलती है, जब आप इकाई योजना को पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो, इकाई योजना, ठीक है। इकाई योजना के जनक माने जाते हैं मॉरिसन, कौन माने जाते हैं, मॉरिसन जो है वो इकाई योजना के जनक माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि पाठ्यक्रम है वो सारा का सारा कैसा होना चाहिए, एकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये आपका उत्तर माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य, कोई अधिगम का अनुभव करना है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, बताओ सारा का सारा। पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, छात्रों द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, शिक्षक छात्र दोनों के सहयोगात्मक ढंग से निर्धारण किया जाना चाहिए। सिंपल सा उत्तर है सी। सी उत्तर या डी उत्तर, 4 नंबर, तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 नंबर। शिक्षक और छात्र द्वारा दोनों के माध्यम से आपने कक्षा में कितना अधिगम प्राप्त किया, उसके अनुभव का उद्देश्य जो है वो बताया जाता है शिक्षक और छात्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है, कौन सा आता है, तो देखो, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य कैसा होना चाहिए। इसमें यह कहा गया, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रहण करना, कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु सह अधिकार प्रयास करना। बोलो रे, बी, बी में ऐसा क्या है, बी में ऐसा क्या है जो आप ये कह रहे हो कि आपके जो शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है वो कौशल आदत ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको धीरे धीरे, पहले आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, आजकल सब कुछ जानने लग गए हो। आप में कौशल है वो भी विकसित हुए हैं, क्या है, जानो ने, जानो थे, क्या करो थे, जानो। तो कौशल भी होते हैं और आप में अच्छी आदतें भी विकसित होती हैं, किसी में बुरी आदतें विकसित हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चलो अगले, हो जाए चिंता ना करो, हो जाए। पानी आने दो, तो पानी तो है, अब बात, अब 12 क्या आ रही है पाइपड़ी, पानी आई तो चलो आगे देखो। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त और विवादास्पद है। दो ऑप्शन है, एक तो विवादास्पद है और एक अनुपयुक्त है। वर्तमान शिक्षा की अगर बात करी जाए, उसके लक्ष्य के रूप में कौन सा पद जो है वो अनुपयुक्त काम का नहीं हमारा, इनमें से पढ़ो पहले से है, लाइट गई, चलो कोई नहीं। बालकों को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, बात तो ठीक है। बालकों में पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की दक्षताओं का विकास करना, यह भी ठीक है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, यह भी ठीक है। बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना, यह भी ठीक है। तो गलत क्या है, रुको, हैं, ठीक है आगे देखो।
आधुनिक शिक्षा की बात यहाँ पर करी जा रही है। सवाल में थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्या, उत्तर तो सारे सही है, सीधे सीधे ऑप्शन है, कोई गड़बड़ लग रही है क्या ऑप्शन में? देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। बात ठीक है, हम बात कर चुके हैं सामाजिक वाले चैप्टर की, सामाजिक संवेदना वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हम विद्यालय के दौरान, हम स्कूल के दौरान हम अपने सामाजिक संबंधों को ठीक करना सीखते हैं, क्योंकि छोटा समाज किसे कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है। ये बात तो ठीक है। यहाँ पर बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना, ये भी ठीक है? बालकों में आप पढ़ने की दक्षता हासिल करते हो, सुनने की दक्षता हासिल करते हो, बोलने की दक्षता हासिल करते हो, सुनने की दक्षता हासिल करते हो, ये भी गलत नहीं है। गलती करिए यहाँ पर अनुपयुक्त लिखा है, विवादास्पद, मतलब विवाद वाला तो कोई विषय है ही नहीं। बालकों के उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। मान लो अगर इस सवाल को देखा जाए, अगर ऑप्शन ठीक आते हैं तो मैं तो इस उत्तर को सही करूंगा, है? हाँ, ये हम कहते हैं कि हम अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। अगर यहाँ पर ये कहा गया इन चारों ऑप्शनों में अगर ये चारों ही ऑप्शन सही है ना इस क्वेश्चन के, तो यही उत्तर होगा, क्योंकि उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाया जाता है। ठीक है, अगर सतर्क ज्यादा बना दोगे तो वो बगावत कर लेगा। ठीक है, इसलिए इन चारों के हिसाब से कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखकर कह रहा है कि बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो अभी हमने कर लिया 8 क्वेश्चन इसके। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हिंदी के, ठीक है, क्योंकि हम कुछ एक 10 से क्वेश्चन हिंदी के भी करेंगे। चलो, हिंदी व्याकरण आ चुकी है। अब आगे अगला चैप्टर आपका हिंदी व्याकरण का। आगे देखो, पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर आपका जो शब्द दिया गया वो है कौन सा? चरण कमल। जो आपके क्लास में चल रहा है ना, जो आपका सेकंड नियम जो चल रहा है वो इसी में आता है। अब चरण कमल जो है, भगवान राम के चरणों की बात यहां पर की जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? भगवान राम के चरण के कमलों की बात करी जा रही है। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बंदो हरियाई चरण कमल। ऐसा आपने सुना ना, अवधेश के चारी बालक, वही उदाहरण है। अब इन दोनों में क्या किया जा रहा है, आपको ये बताना है कि बात इन दोनों में चरण की हो रही है या कमल की हो रही है? चरणों की बात हो रही है। और किसके चरण है? भगवान राम के चरण। किसके चरण है? भगवान राम के जो चरण है वो। और किसके साथ में? रूप किसको दिया जा रहा है? कमल के साथ में। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो आप इनका विग्रह करोगे, कमल रूपी चरण। ठीक है, कौन सा चरण है? कमल रूपी चरण। ये बात आपको कल पता चल जाएगी कि मैंने रूपी क्यों ही लगाया है ना। सब बच्चे आएंगे 1 बजे, यही चलेगा। अब चलते हैं, उत्तर तो आपका कौन सा होगा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय तत्पुरुष का भेद होता है, आपको याद रखना, इसलिए लिखा है। द्वंद्व समास है, उसकी पहचान क्या होती है बोलो? कि इसमें दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ये भी एक दिन पहले बता चुका हूं मैं। फिर इसके साथ साथ में इसमें क्या होता है? लगभग दोनों शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। लगभग, सारे नहीं होंगे, लगभग होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ये बात याद रखनी है कि दोनों शब्द है वो किससे जुड़े होते हैं? योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, आपको याद रखना। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, याद रखना। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति कौन सी होती है? में और पर होती है। अधिकरण की विभक्ति कौन सी होती है? में और पर। जीवों पर दया, जीवों पर दया। अब हमने यहां पर लिखा जीव दया, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आ जाएगा? जीवों पर दया। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण लिखते हो, आप बीती, तो आप पर बीती। किस पर बीती? आप पर बीती। चलो आगे देखो, यहां पर हमने ये कहा कवि वर आ गया। ठीक है,
आप बोलते हो जी कवि वर, तो कवियों में वर आ जाएगा। वर का मतलब वो नहीं है कि लाओ जी माला पहनाओ, वर वधू वाले माला पहनाओ, वो बन रही है, ठीक है। हाँ, वर का मतलब है प्रधान, श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अधिकरण में मैं और पर लगता है। बहुब्रीहि समास में तो कोई भी पद प्रधान नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी पद प्रधान नहीं है। गुरुजी मैं तो कौन सा पद पढ़ो प्रधान है? तीसरा पढ़ा था। कब पढ़ा था? अर्थ के आधार पर। जब आप बात करते हो अर्थ की, तो अर्थ के आधार पर आपका कौन सा पद प्रधान है, इसका अन्य पद प्रधान है। कौन सा बच गया? कुछ नहीं बचा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हाँ भैया राम राम। चलो आगे। द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऐसे कैसे आजकल हो जाएगा? आजकल है? सुना है क्या वो गाना? चलो मैं नहीं सुनाऊंगा। है वाक्यों में बताओ, सीओ आपका उत्तर है तो। वाक्यों में कौन सा समास है? अगर यहाँ पर बात करी जाए कि वाक्यों में कौन सा समास है, यहाँ पर अपने बात करते हैं। यहाँ पर आ रहा है आपका द्वंद्व समास। हरिजन, घनश्याम, आजकल, वनवास। वन में वास होता है या वन का वास होता है? वन में वास होता है। अगर आ जाए आपका वनवासी, क्या आ जाए? वनवासी आ जाए तो क्या हो जाएगा? वन का वासी आ जाता है। दोनों में उदाहरण समास जो है वो आपका बदल जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है। इसमें तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। आजकल, आज और कल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? विलोम है। आज और कल मैं क्लास लूंगा, परसों मैं क्लास नहीं लूंगा। तो आजकल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बातें इनकी बता चुका हूं। तीन इसके प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों को सुन लेना कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है आपका कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा होता है आपका कौन सा? समाहार द्वंद्व समास। तो आजकल कौन सा उदाहरण है इसमें बताओ? वेरी गुड इवनिंग जी। ठीक है, ओनली वन मोटिवेशन स्टोरी। हाँ जी, ओनली वन मोटिवेशन स्टोरी जी। बताओ उत्तर के होगो। आज और कल में तीनों में से कौन सा समास है? तो इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर में क्या लगता है विग्रह करने पर? और, तथा, व, एवं लगाया जाता है। ठीक है। वैकल्पिक में क्या लगाया जाता है? या और अथवा लगाया जाता है। और समाहार में क्या लगाया जाता है? आदि और इत्यादि। अब आपको याद क्या रखना है बताओ? अगर कहीं पर विग्रह किया हुआ है और इतने शब्दों का प्रयोग किया गया, इसका मतलब वो कौन सा समास है? द्वंद्व है। बीएसटीसी वालों के प्रकार नहीं पूछा जाएगा, ओनली द्वंद्व समास ही पूछा जाएगा। क्या हो जाता है? बिल्कुल, राधे राधे। आगे चलिएगा। अगला जो शब्द आता है आपका घनश्याम। अरे कौन सा समास? कर्मधारय। अभी अभी बता के गया था, वही रूल लगता है। कौन सा? वही रूल लगता है। घनश्याम। बात श्याम की हो रही है या घन की हो रही है? बात तो शाम की हो रही है। घन दूर है हमारे से, नजदीक जो होता है उसकी बात करी जाती है। और जब बात कर जिसकी भी बात करें वो दूसरे नंबर पर हो, तो वहां पर के समान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? के समान। तो आपको याद रखना है, घन के समान श्याम है। घन है के निकले, घन के समान श्याम। हाँ, तीसरा अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान का नियम लगता है। पहला कर्मधारय है तो कर्मधारय ही होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। हरिजन में कौन सा समास है बताओ? है? हरिजन में कर्मधारय है, कर्मधारय ही होगा। हरि है जो जन, हरिजन। तो यहाँ पर भी कर्मधारय, यहाँ भी कर्मधारय, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? चलो भाई अगला देखो। शक्तिमान की नहीं कह रहा है? शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का तो ऐसा सवाल आना है। ठीक है, तो शक्तिमान में तो इजी से है।
शक्तिमान आ जाए, हनुमान आ जाए, भगवान आ जाए, बलवान आ जाए, ठीक है, बलवती आ जाए, शक्तिवती आ जाए, हनुवती आ जाए, उन सभी में, ठीक है, यहाँ पर मान प्रत्यय है। मूल शब्द है वो आपका कौन सा है? शक्ति। तो आप सभी को बताया था मैंने, शक्ति में अगर मान जोड़ते हो तो आप किस में लेके जाओगे? तदित प्रत्यय में लेके जाओगे। किस में? तदित प्रत्यय में लेके जाओ। कृत में क्यों नहीं लेके जाओगे? क्योंकि यहाँ पे क्रिया नहीं है, इसलिए क्या नहीं लेके जाओगे आप इसको? तदित प्रत्यय में लेके जाना है आपको। आगे चलो, फिरौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये अच्छा उदाहरण है। फिरौती मांगना, फिरौती मांगना, तो फिरौती में कौन सा प्रत्यय है? सीधा आपका, ठीक है, यहां पर शब्द है फिरौती। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है बीएसटीसी वालों, आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि आपका जो प्रत्यय आपको दिखाई देना वो मात्रा सीधी सीधी बाहर निकलती है। कौन सी? औती। औती जो प्रत्यय होता है वो भाववाचक प्रत्यय होता है, वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन आपको भाववाचक वगैरह याद करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें फंस गए तो फिर आप 20 दिनों तक बाहर ही नहीं निकलोगे। लेकिन यहां पर क्या बचा आपका? फिर बचा। फिर कोई शब्द नहीं होता, क्रिया होती है यहाँ पर। कौन सी? फिरना क्रिया, और फिरना क्रिया में क्या जोड़ा जाता है? होती, तब फिरौती बनता है। बट मुझे ये बता दो, ठीक है, तदित है कृत है? सब बताओ तकड़ी आवाज में। शाबाश, कौन सा प्रत्यय है? कृत। कैसे पता चला? फिरना क्रिया से पता चला। अब समझ में आ रही है नहीं बात? आ रहा है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 18वें का भी बताया जा रहा है तो 19वें का भी क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है कि चलो भैया आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें जोर आएगा आपको भी। करो, ऐसे 2 सवाल आने आपके, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। कहीं पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। राम का विवाह सीता से हुआ। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। सी कैसे गलत हो गया है? मैं मन ही मन बहुत पछताया। कई बार होते हैं नहीं था पछताओ थे को मन तो बहुत ही पछताओ हो। ठीक है, होयो के नहीं बताओ? होयो है, एक आधन होयो है। लेकिन अरे देखो, कर्ण जब जुड़ जाता है ना, तो वहां पर क्या नहीं जोड़ना है? करना नहीं जोड़ना है। कर्ण का मतलब ही क्या है? करना है, करना है, करना है। तो अशुद्ध तो आपका कौन सा होता है? तो राम का तो विवाह सीता से हुआ है, मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, वो मैंने ले लिया। आगे चलो, सही है? क्या सही है? उत्तर बता दो। अरे डी क्या बता रहे हो भैया? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सब हिंदू गीता मानते हैं, यहां पर लगाओ बिंदी। क्या पता गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया? अच्छो काम है जी दिया। मेरा मकान ईंटों का बना है, ठीक है, ईंटों का बना है। उनका एक एक शब्द अमूल्य था। अशुद्ध बताना है तो उनका तो एक एक शब्द अमूल्य था। ठीक है, सब हिंदू गीता को मानते हैं, अच्छो काम है। पाली भाषा में उपदेश दिया गया। देखो, ईंटों का बना हुआ है या ईंटों से बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। पकड़ गया बात? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ईंटों से बना हुआ है। रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? रीना ही जावा थे तो कदे जाओ को नहीं। ठीक है, रीना है रीना सुबह सुबह भ्रमण करने जाती है। तो देखो रीना क्या हुआ इस वाक्य में? उद्देश्य। क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है, और भ्रमण करने जाती है, ये क्या हुआ? विधेय। याद है क्या? पेज दिए बड़े बड़े, याद कर लेना। ठीक है, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। तो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो आप सारे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? एक अंग आ जाए, ठीक है, अंग आ जाए, तत्व आ जाए, पूछ लिया जाए तो कितना बार है? 3। कौन कौन से 3? अरे 3 कौन कौन से? तुक्का मार रहे हो सीधा ही। ये जो आपके सामने लिख रहे हैं वही तो है।
3 घटाए 2 ही है। अरे उद्देश्य और विधेय याद कर लेना ढंग से, पेपर में आएगा ये तो पक्का। क्या आएगा? पक्का आएगा। फिर मत कहना आपने बताया नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या है आपका BSTC 2023 में छपने वाला क्वेश्चन है। चाहिए छप जाए, चाहिए छप जाए, सरल वाक्य छप जाए, छपेगा ना छपेगा तो कोई नहीं छप जाओ। ठीक है, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिसका पढ़ना आवश्यक हो, जिसका करना जरूरी ना हो, जिसका करना जरूरी हो, जिसका निवारण सिंपल से, जिसका करना जरूरी हो। यह तो सोरा सा सवाल है। स्त्री के स्वभाव जैसा है क्या कोई धारण? स्त्री के स्वभाव जैसा, श्रेण स्त्री तुल्य, सपत्नीक सनाता। सपत्नी तो होता है पत्नी सहित, राम वन गए थे पत्नी सहित, तो सपत्नीक में समास कौन सा? बहुब्रीहि। ठीक है गे महाराज जी, प्रोग्राम में थे सपत्नी आ जाइयो, समास कौन सा? अविभाव। समझे क्या कि महाराज जी सिर धोवन है, थे पत्नी थे और थारी पत्नी सागा आ जाइयो, यानी सपत्नी आ जाइयो, तो कौन सा समास है? अविभाव। और राम गए थे वन सपत्नी, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। राम गए थे सपत्नी वन, तो कौन सा समास है? अविभाव। तुलसीदास ये कहते हैं कि वन गए थे सपत्नी, अब आपका बहुब्रीहि है। ठीक है, हाँ तुलसीदास तो कई से विचारो रामचरितमानस लिखी। आगे देखो, यहां पर देखो, अरे बता रहे हूं तो वही तो मैं ये कह रहा हूं कि राम सपत्नी, सपत्नीक वन गए थे, इन्होंने लिखा है ये। रामचरितमानस पढ़ोगे, राम जब वन जा रहे थे वहां पर सपत्नी शब्द का प्रयोग किया। अब देखो सपत्नी का मतलब क्या है यहां पर? पत्नी सहित। हम इसका तीसरा अर्थ नहीं निकाल सकते क्योंकि राम तो पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है? पत्नी सहित आ जाए, स उपसर्ग आ जाए तो कौन सा होता है? अविभाव। पर मैं ये कह रहा हूं, तुलसी ने कहा, तुलसीदास जी है, तुलसी ने कहा कि सपत्नीक वन गए। अब कौन गया वन? अपन बेरो चाले सपत्नी देखकर कि राम गए थे। अब तीसरा अर्थ निकला तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि हुआ। याद रखना, आसान नहीं है काम, लेकिन स्त्री के स्वभाव जैसा होता है, स्त्रीण होता है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले जुड़कर, कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले जुड़कर पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? सहचर, गुप्तचर, उपचर, अनुचर। बोलो रे। सहचर का मतलब तो साथ चलने वाला, गुप्तचर रिपोर्ट देने वाला ठीक है, और उपचर तो ऐसे बना दिया, उपचर चर से कोई छोटा और चर होगा, ठीक है, छोटा गुप्तचर होगा। लेकिन यहां पर आता है अनुचर। कौन सा उपसर्ग जोड़ा हमने? अनु उपसर्ग जोड़ा, और अनु उपसर्ग जोड़ते हो तो शब्द बनता है आपका अनुचर, सेवक। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल है, दुर उपसर्ग का प्रयोग। दुर उपसर्ग का प्रयोग करते समय ऐसे शब्द की रचना करें जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो। सवाल गजब है। हाँ जी प्रणाम है। दुर्भेद्य है जिसको भेदा ना जा सके, दुर्लभ्य नहीं होता, दुर्लभ्य होता है जिसको जो मिलता नहीं आसानी से, ठीक है। और दुर्गम, जहां पर आसानी से नहीं जाया जा सकते, दुर उपसर्ग है, गम आपका है। गम का मतलब होता है गच्छ धातु से बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? जाना। गच्छ धातु पढ़ी है क्या आपने? जिसका मतलब क्या होता है? जाना होता है, उत्तरायु। अरे शब्द गलत है तो मैं बता दूं, दुर्लभ्य होता है वो। चलो आगे चलते हैं। अछत शब्द का सही तत्सम होगा। अछत,
ओहो, तो सेम में बता दे तो थाना कोई अलग अलग है। अच्छा क्या हुई, ए और सी पक्की बात है। तो इस इनकी तो गई भैंस पानी में। इसका तो होता है अक्षर। अरे जब छह जुड़ता है ना तो उसको छह में बदलना होता है ओनली। अक्षत, और अक्षत चावल को कहा जाता है। अक्षत जो क्षत नहीं हो वो भी अक्षत है, और चावल भी अक्षत है, ध्यान में रखना। युक्ति उचित शब्द समानार्थी शब्द है। युक्ति और उचित का बीच में शब्द काट दियो भाई। एक उक्ति का तो उपाय होता है, और अब एक के तो पढ़ा है। अरे सिखाऊं, हाँ गलतियां तो करे। सीख सी नए आयो टाबर, टाबर नए आयो थारू छोटो बापड़ो देखा ये मोटा। चलो देखो, युक्ति का अर्थ बता दो बस मुझे तो, युक्ति का अर्थ बता दो। लेकिन जब मैराथन लेके आऊंगा तो गलतियां है कि नहीं होगी, चिंता ना करो, तब मैं पहले सुधार करूं, अब तो सुधार करने का टाइम नहीं। युक्ति का मतलब होता है उपाय, और ठीक है। और यहां पर मेरे हिसाब से मैं बता देता हूं कौन सा शब्द है युक्त है। अब बता देता हूं, मेरे हिसाब से युक्त है, ठीक है। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कथन, यहां पर कथन, यहां पर कथन। इसका मतलब युक्त जो है, अपने कहते हैं ना उपयुक्त। उक्त का मतलब जो लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या होता है कथन। उत्तर क्या आ गया, ऊपर धन युक्त, उपयुक्त। थोड़ा बना लो, प्रश्न बना ले आप, और तो क्या करो। हाँ वो सवाल अच्छा है कि ग्रह, ग्रह और ग्रह के उपयुक्त, ये तो कल परसों आपको टेस्ट में दिया था, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। गड़बड़ तो इनमें भी है। उल्टा कर देंगे। अब तो कर दियो सही, आ लो। अब बताओ, ये होगा, यानी यह ग्रह जो होता है इसको कहा जाता है, या तो आप नक्षत्र बोलते हो, या फिर आप इनको तारा बोलते हो, ठीक है, तारा सितारा। और आगे वाला जो ग्रह है उसे क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा एक नंबर। कालू चेक करे करूंगा मैं फाइल, ठीक है कि प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद लाओ जी, करनी माता का जाओ तो हमारा भी प्रसाद ले गया यो जीम श्याम। तो प्रसाद जो होता है वो भोग, महल, अनुकंपा या महल। और प्रसाद होता है महल। प्रसाद क्या होता है, महल। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या। एक सवाल और है शायद, ठीक है, ये हिंदी वाले हो गए, बाकी तो अपने कल देखेंगे, ठीक है क्या। क्योंकि सवालों में गलती है फिर पढ़ने का आनंद नहीं आता। तो कल आपका मैं बता देता हूं, परसों के लिए एक बार फिर से, ठीक है, हिंदी का टेस्ट प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट, 2 दिन, 2 दिन क्या अंगुलेशन काम बता दियो नहीं, ठीक है। तो क्लास ये मैनेज कर दूंगा 2 दिन, ताकि आप एक साथ ही टेस्ट दे दो दोनों को अच्छी तरीके से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।